हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 001 मैनेजमेंट फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस का यूनिट 6 स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके एलिमेंट्स और डायरेक्टिंग के बारे में जानेंगे। उसके कंसेप्ट, उसमें जो कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं, डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो भी आपके इस यूनिट में है इंपॉर्टेंट चीजें, वो सब हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टाफिंग के साथ। स्टाफिंग क्या होता है? जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद ग्रेट मैन पावर कम्स इवन बेटर एफिशिएंसी। ठीक है, ये कोट लगाइए मैंने ताकि आप लोगों को समझ भी आए स्टाफिंग क्या होता है। बाकी अब पढ़ते हैं टॉपिक को। It is necessary for every organization that they must appoint the right person at the right position. हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो सही जगह पे सही पर्सन को अपॉइंट करे। मैन पावर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट असेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. Staffing function is concerned with bringing the right and efficient people in the organization. मैन पावर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सही लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए, उसे जुड़े। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट पीपल होंगे जो अच्छे से काम करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में ज्यादा आसानी होगी। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। स्टाफिंग का मतलब सिर्फ पर्सन रिक्रूट करना नहीं होता है। मैन पावर प्लानिंग की हमें कितनी मैन पावर चाहिए आने वाले टाइम में, रिक्रूटमेंट एक पार्ट है स्टाफिंग का, सिलेक्शन, ट्रेनिंग भी, कंपेंसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस, जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्टाफिंग का मेंटेनेंस, सब चीजें स्टाफिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। पहला है आपका ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। आपको अच्छे लोग भर्ती करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, हाई परफॉर्मेंस, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, हाई परफॉर्मेंस पुटिंग राइट पर्सन द राइट जॉब। अगर आप स्किल्ड लेबर लेके आओगे, स्पेशलाइज्ड लेबर लेके आओगे, लेबर लो या एम्प्लॉय लो, तो वो आपको उतना अच्छा आउटपुट लाके देंगे। कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रॉपर स्टाफिंग एंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हो सकता है अगर आप अच्छे अच्छे एम्प्लॉय ले ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन उनको सही काम ना दो, आप आईटी वाले को एचआर में बैठा दो या फिर फाइनेंस में बैठा दो, तो वो जो उसका एक्सपर्टीज है वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। मतलब स्टाफिंग जो है आपको बचाता है, किस चीज से बचाता है? अंडर यूटिलाइजेशन से। ठीक है, अगर आपका अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो आपकी लेबर कॉस्ट बहुत हाई होगी और उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है फर्म की, ऑर्गेनाइजेशन की। proves job satisfaction. It improves job satisfaction and morale of the employee. स्टाफिंग के अंदर क्या रहता है, हम लोग कंपनसेशन अच्छा देते हैं, ठीक, उनको ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं उनके साथ, हम उनको सेशन प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट के। ठीक है, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो सब इवेल्युएशन होता है स्टाफिंग में। तो सब चीज़ें अगर तरीके से वो अच्छे से हो तो एम्प्लॉय को भी वहाँ पे क्या मिलता है? जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ता है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। फंक्शन स्टाफिंग में पहला आता है प्रोक्योर क्वालिफाइड पर्सनल। आपको क्वालिफाइड लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करने हैं। रिक्रूट ऑफ अ राइट पर्सन। प्रमोटिंग द ऑप्टिमल एप्लीकेशन ऑफ एचआर। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स। जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है आपको उसका बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में एग्जांपल में बताया था कि ऐसा ना हो कि आप आईटी वाले को फाइनेंस में बैठा दें, फाइनेंस वाले को एचआर में बैठा दें, एचआर वाले को आप सेल्स में बैठा दें। तो आप क्या होगा, आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके एक्सपर्टीज को, उनकी स्पेशलाइजेशन को यूज नहीं करोगे और उनका ऑप्टिमल
यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रोडक्शन में इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ेगा। एनहेंसिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, ये भी बताया मैंने लास्ट स्लाइड में भी। इंश्योरिंग ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग क्या करता है, इंश्योर करता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आप सही बंदे को जॉब, पहले तो फाइंड द राइट पीपल, आप सही बंदे को ढूंढ के लाते हो, फिर उसको राइट पोजीशन में बैठाते हो, फिर उसको जो भी उसकी नीड्स हैं कि अच्छा कंपनसेशन, सैलरी, इंसेंटिव वो सब प्रोवाइड करते हो, तो लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ में ऑर्गेनाइजेशन में रुकता है और उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, पहला पीपल सेंट्रिक, ऐसा ना हो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, जो आपका एम्प्लॉयज है उनके बारे में भी सोचे। मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहती हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना है, सभी स्टाफ को साथ लेके चलना है, तो वो सब भी यहाँ पे स्टाफिंग के थ्रू पूरा होना चाहिए। ह्यूमन स्किल्स, कि जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्टाइज है उसको वही काम दिया जाए, उससे वहीं पे आउटपुट निकाला जाए, ताकि हम उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें और अपने जो नेशन है उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकें। कंटिन्यूस फंक्शन, स्टाफिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आपने अगर बंदे को ऑनबोर्ड कर लिया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ले आए, तो उसको हर महीने सैलरी देनी ही है, उसको इंसेंटिव देने ही है, मतलब कैलकुलेट तो करनी है कि कितने बनेंगे, किस तरीके से है, फिर उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट टाइम टू टाइम देनी है, फिर जब ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो होती है तो आपको और स्टाफ लेके आना है, तो स्टाफिंग कभी खत्म नहीं होती, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग अंदर क्या क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आपको प्लानिंग करने की ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, ये कितने और चाहिए, ये किस तरीके से आगे चलना है, रिक्रूटमेंट कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे करना है, प्लेसमेंट भी आपका एलिमेंट स्टाफिंग में ही आता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय भी इसी में आता है, रेमुनरेशन कंपनसेशन भी, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, ट्रांसफर, प्रमोशन, वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सब चीजें क्या है, स्टाफिंग के एलिमेंट्स हैं। इजी है, मेरे को लगता नहीं है ज्यादा कुछ इसमें की जरूरत है, ठीक, तो इसलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक, कि आप रिक्रूटमेंट कैसे करते हो। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमारा आता है पहला इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, प्रीवियस एप्लीकेंट, हो सकता है आपने कुछ लोगों को जब पहले इंटरव्यू देने आए हो तब वहां पर रिजेक्ट किया हो, ठीक, तो वहां से हम लोग उनका एप्लीकेशन उठा के दोबारा इंटरव्यू में बुला सकते हैं उनको। प्रेजेंट एम्प्लॉयज है, उनका हम प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, रेफरल्स ले सकते हैं एम्प्लॉयज से, जो पहले एम्प्लॉयज छोड़ के उनको वापस ला सकते हैं, तो ये इंटरनल सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट का। एक्सटर्नल सोर्स मतलब कंपनी के बाहर से कैसे होता है, एडवर्टाइजमेंट करें न्यूज़पेपर में, टीवी में, जो भी रहता है, कैंपस स्टूडेंट कॉलेज में रिक्रूटमेंट करते हैं, ई रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर डालें, लिंक्डइन वगैरह आजकल बहुत चल रहा है, उन सब जगहों पर डालें, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहां से वॉक इन्स, कुछ कंपनीज आजकल बहुत करती हैं कि कुछ एक दिन के लिए, महीने में एक दिन, या वो एक दिन रख देते हैं कि इस दिन इंटरव्यू है, कोई भी आके इंटरव्यू दे सकता है, मतलब उस जॉब के लिए जो भी क्वालिफाइड है, ठीक, रैंडमली भी कोई भी आके दे सकता है अगर वो क्वालिफाइड है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके पास। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए, ठीक है, एक्विजिशन मर्जर के जरिए हम स्टाफ ले सकते हैं, कि हमने जैसे मान लो कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को हायर कर लिया, तो व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज भी तो सब फेसबुक के हो ही जाएंगे, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस, मर्जर एक्विजिशन, दोबारा आ गया मर्जर एक्विजिशन, तो इन सब के जरिए भी हम लोग जो है रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, एक बार अच्छे से समझ लेना है इसको जब मैं बोलूँ, ठीक। Selection is the process of discovering the most suitable and promising candidate and eliminate at least promising one to fill the vacant position is a negative process। जो हमारा रिक्रूटमेंट था, रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन ली जाती है, ठीक है, जितना मर्जी जहाँ से एप्लीकेशन आ जाए। लेकिन जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का क्या काम रहता है, कि जो भी रिक्रूटमेंट में आपके जितने भी एप्लीकेशन आए हैं, अब उनमें से किस किस को आपको बाहर निकालना है और किसको रखना है, ये काम किसका है, सिलेक्शन का है। रिक्रूटमेंट में क्या है कि ज्यादा ज्यादा एप्लीकेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आनी है, फिर उनका इंटरव्यू लेना है, स्क्रीन टेस्ट लेना है, सब करके आपको जो अच्छे इंप्लॉयज हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, इतने सारे इंप्लॉयज में से अच्छे इंप्लॉयज को सेलेक्ट करना है, ठीक। तो इसको नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें इसमें जो है, जो रिक्रूटमेंट के जरिए एप्लीकेशन है, इनको रिजेक्ट करना होता है, और जो बेस्ट वन है उनको चूज करना होता है।
तो प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का? पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, उसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि जो हमने जो भी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, तो जो बंदे अप्लाई करने आए हैं क्या उनके पास उतने क्वालिफाइड हैं, वो लोग उतने स्किल्ड हैं, क्या उतना उनको एक्सपीरियंस है जो हमारी जरूरत है, जो हमने उस पर नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, जब जो लोग यहाँ से छट जाते हैं फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू का रेफरेंस चेक किया जाता है कि किस रेफरेंस से आए हैं, वो सही है गलत है। फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि जितने लोग रेफरेंस चेक के बाद बचे उनमें से किन किन को हमें सेलेक्ट करना है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है जॉब ऑफर करता है। जॉब ऑफर करने के बाद भी सिलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं होता है जब तक एम्प्लॉय उसको, एक कैंडिडेट उसको एक्सेप्ट ना कर ले। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेप का सिलेक्शन प्रोसेस है। एग्जाम में आए तो एज इट इज 8 स्टेप लिखने हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। स्टेप्स आगे पीछे लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, तो लाइन वाइज ही 8 के 8 स्टेप लिखने हैं लोगों को। ठीक है, ये 5 नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट इज सिलेक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करके आना, पॉइंट लाइन वाइज लिखना, ऊपर नीचे मत करना। ठीक है, चलो अगले टॉपिक को चलते हैं। अगला है अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग में क्या रहता है? इट मींस imparting स्किल्स एंड नॉलेज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग में क्या है कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या है? ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट, उसका ओवरऑल ग्रोथ किया जाता है। ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द करंट जॉब परफॉर्मेंस। जो भी बंदा जॉब कर रहा है एम्प्लॉय, उसकी करंट परफॉर्मेंस ग्रो करने के लिए। और डेवलपमेंट में क्या होता है? कंपिटेंस एंड स्किल फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, भी उसकी अभी की भी इंप्रूव हो, फ्यूचर की भी इंप्रूव हो। तो डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ब्रॉडर कंसेप्ट है किसके मुकाबले? ट्रेनिंग के मुकाबले, क्योंकि ट्रेनिंग क्या है? करंट जॉब के ऊपर आपको स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको इंप्रूव कर रहा है। और डेवलपमेंट क्या है? आपकी ओवरऑल ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, मेथड क्या है? ऑन द लाइन जॉब मेथड, की जो जॉब चल रही है उसी के ऊपर है। और ये ऑफ द लाइन जॉब मेथड, जो जॉब है वो तो है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं। इनिशिएटिव, बॉस टेक्स इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन द सबऑर्डिनेट। ठीक है, बॉस डिसाइड करता है, और इंडिविजुअल टेक द इनिशिएटिव फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ पे बॉस डिसाइड करता है और यहाँ पे इंडिविजुअल खुद डिसाइड करता है कि उसको सेल्फ ग्रोथ, जैसे कि मान लो कि कोई अगर ग्रेजुएट है, उसके हिसाब से कोई जॉब कर रहा है, बाद में एमबीए की डिग्री लेके अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंट जॉब में भी काम आएगा और फ्यूचर ग्रोथ में भी काम आएगा। ड्यूरेशन ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है और ये लार्ज ड्यूरेशन तक के काम आता है एम्प्लॉय के लिए। नेचर ये जॉब ओरिएंटेड रहता है, और ये डेवलपमेंट जो है वो करियर ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, नॉन मैनेजल पर्सनल में आता है और ये मैनेजल पर्सनल में आता है। ठीक, आई होप समझ आएगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ट्रेनिंग एक नैरो कंसेप्ट रहता है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट क्या ब्रॉडर कंसेप्ट रहता है। ट्रेनिंग जो होता है, जो जॉब पे बंदा कभी है, जो करंट जॉब कर रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए, उसमें नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए, उसमें स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। और डेवलपमेंट जो है ओवरऑल एक्सपेक्ट में, रिस्पेक्ट में, उनको एम्प्लॉय की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे, ट्रेनिंग मेथड्स। ट्रेनिंग मेथड्स दो तरह के होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या आता है कि कोचिंग प्रोवाइड कर दी, मेंटरिंग मेथड प्रोवाइड कर दिया, जॉब रोटेशन, कि मतलब 5 लोग हैं, ठीक, पांचों को हर महीने जॉब चेंज कर दी उनकी आपस में, ताकि 5 महीने 6 महीने बाद क्या होगी, सबको एक दूसरे का काम आता हो। ठीक है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रैकिंग मेथड, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड, अप्रेंटिस प्रोवाइड कर देना। ठीक, कमेटी असाइन मेथड की, कमेटी असाइन करना, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप आप लोग को अच्छे से पता होगा क्या होता है। ऑफ द जॉब मतलब कि कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 महीने के लिए बाहर भेज दिया, या 10 दिन के लिए बाहर भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, तो लेक्चर्स के थ्रू होती है वो। ऑन द जॉब में क्या, जॉब पे रह के ट्रेनिंग मिल जाती है। ऑफ द जॉब में कुछ दिनों के लिए अलग से ट्रेनिंग में भेज दिया, तो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड करते हैं, केस स्टडीज मेथड, रोल प्ले मेथड, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस भेजते हैं। कुछ काफी कंपनीज भेजते हैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस में डेवलपमेंट के। लेक्चर मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत लोग यूज करते हैं। फील्ड ट्रिप मेथड भी बहुत यूज किया जाता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी काफी यूज किया जाता है। ई लर्निंग, ऑनलाइन लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, मोस्टली आपको पता ही होगा, सब नाम से पता लग रहा है क्या होता है। ठीक, ट्रेनिंग खत्म हमारा, अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के ऊपर। ठीक,
डायरेक्टिंग में क्या रहता है, आपको पता ही होगा कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक, डायरेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड, मतलब इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इट इज द फोर्स which gives the life to the organizational structure। ठीक, अगर आपने प्लानिंग अच्छे से की, आपने ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से की, आपने स्टाफिंग अच्छे से की, लेकिन डायरेक्टिंग अच्छे से नहीं की, तो ये सब बेकार हो जाएगा। आप ना तो अपने एम्प्लॉयज को ना तो गाइड कर रहे हो, ना उनको काउंसलिंग दे रहे हो, ना उनको मोटिवेट कर रहे हो, ना उनको लीड कर रहे हो, ना उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि लोअर लेवल और जो वर्कर्स हैं वो काम करेंगे? आपने जो टारगेट्स रखे हैं वो फिर बहुत ही रेयरली अचीव होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो डायरेक्टिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शनल मैनेजमेंट में, अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने हैं टाइमली। ठीक, डिसीजन डायरेक्शन के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट। पहला सुपरविजन, कि आपको जो भी एम्प्लॉइज हैं नीचे उनको अच्छे से सुपरवाइज करना है, साथ लेके चलना है। यहाँ टीम्स में देखो लिखा भी हुआ है कि सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच में चीजें अच्छे से रहनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ठीक है, अगला है हमारा लीडरशिप। जो सुपीरियर है वो जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब टॉप मिडल को, मिडल लोअर को, लोअर जो है वो नीचे वर्कर्स को लीडरशिप प्रोवाइड करें, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करें, उनको चीज़ों को लेके गाइड करें कि काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्या बेस्ट वे है। ठीक, उनको टाइम टाइम मेंटर करें ताकि चीज़ें अच्छे से स्मूथली फंक्शन करें। ठीक, डायरेक्टिंग का अगला टॉपिक आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आगे हम डीपली भी स्टडी करेंगे इसको आने लेक्चर्स में। मोटिवेशन में क्या रहता है कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट रखना होता है किसी भी तरीके से, चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो, चाहे वो सोशल नीड्स हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड्स हो, चाहे वो सिक्योरिटी नीड्स हो। वो चीज़ हम जब आगे मोटिवेशन डीपली पढ़ेंगे तो सब डीपली पढ़ेंगे चीज़ें, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या थ्योरीज होती है मोटिवेशन की, वो सब भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अभी बस इतना समझ लो कि मोटिवेशन जो है डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है। ठीक है, और डायरेक्टिंग का चौथा और इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कम्युनिकेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगा या तरीके से नहीं होगा तो वहाँ पे दिक्कतें पैदा होती हैं। दिक्कतें किस तरीके की पैदा होती हैं कि डिले इन डिसीजन मेकिंग। पता लगा कि डिसीजन ए ने लेना है और नीचे ई से वो चीज़ डी पे आई, डी से सी पे आई, सी से बी पे आई, बी से ए पे आई, जब तक ए ने डिसीजन लिया तब तक कंपटीटर और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी कर चुके हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल इस तरीके का होना चाहिए कि चीज़ें क्विक डिसीजन मेकिंग हो आपका। ठीक, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब फ्री फ्लो मतलब कि चीजें फास्ट चलें थोड़ा। ठीक है, ऐसा ना हो कि अगर ई को ए तक जाना है तो ये इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़े। फॉर्मल प्रोसेस हो लेकिन स्मूथ फंक्शनिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर डायरेक्टिंग में क्या आता है? इनिशिएट एक्शंस। ऑल प्रोग्रेसिव डायरेक्टिंग हर आपको लेवल पर करनी पड़ेगी, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर हो, चाहे वर्कर्स लेवल पे हो, ऑल प्रोग्रेसिव रहता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, पूरे साल आपको डायरेक्टिंग करना रहता है, ऐसा नहीं कि आपने एक साल किया अगले साल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चाहे आप प्लानिंग से देख लो। ठीक है, क्योंकि प्लान किए जाते हैं तो वो नीचे सबऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं, टॉप लेवल मिडिल लेवल को, उनको गाइड ही करते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। ठीक, फिर उनको इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरीके से आगे लेके चलना है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में। ठीक, तो और डायरेक्टिंग क्या है? आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो पूरे साल आपका कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा, फिर जब अगला साल स्टार्ट होगा तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, वो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप जो है वो मिडल को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, मिडल लोअर को करता है, लोअर नीचे वर्कर्स को गाइड करता है। ठीक है, डील्स विद पीपल। आप सुपरवाइज भी, सुपर जो हम 4 एलिमेंट देखे सुपरविजन, वो भी पीपल्स के बीच में होता है कि टॉप मिडिल को करता है, मिडिल लोअर को करता है। चाहे आप कम्युनिकेशन देख लो, चाहे आप मोटिवेशन देख लो, चाहे आप लीडरशिप देख लो, तो सबके इसके बीच में है डील्स विद पीपल। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस क्या है?
इनिशिएट्स एक्शन। अच्छा, तो अभी पीछे पढ़ा ही थोड़ा। इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, टेक मीन्स ऑफ मोटिवेशन, फैसिलिटेट्स चेंज, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके लिए डायरेक्टिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वो नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली रहता है, कन्फ्लिक्ट जो रहते हैं सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में, वो बहुत फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, बिगिनिंग ऑफ द एक्शन। जो भी आपके सुपरवाइजर होते हैं हर चीज का पहले उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ता है, वही हर चीज को स्टार्ट करते हैं, तभी उनको देख के जो आपके मिडल और लोअर है वो स्टार्ट होते हैं, मतलब उन चीजों को देख के सीखते हैं। प्रिविलेंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और मैनेजमेंट का। अगर जैसे मैंने बताया डायरेक्टिंग नहीं होगा, अगर जो सुपीरियर्स उनको गाइड नहीं करेंगे, उनको काउंसलिंग नहीं देंगे, मेंटरशिप नहीं करेंगे, या उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तो वो ढंग से काम मतलब अपना 100% नहीं दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है डायरेक्टिंग, रिपीट होता है बार बार, ऐसा नहीं कि एक साल गया तो डायरेक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो हर साल दोबारा कंटिन्यू में करना पड़ता है। ठीक, कंसिडरिंग ऑर्डर ऑफ हायरार्की, वही टॉप टू बॉटम चलता है हमारी हायरार्की में। डायरेक्टिंग टॉप वाले मिडल को डायरेक्ट करते हैं, मिडल वाले लोअर को, लोअर नीचे वर्कर्स को। ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर डायरेक्टिंग का पूरा पूरा। इम्पैक्ट यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम जितना अच्छा इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को उतने अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक, सर्कुलेट ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। टॉप जो होता है वो मिडल को ऑर्डर्स और डायरेक्शन देता है, मिडल लोअर को देता है, लोअर वर्कर्स को देता है। कनेक्शंस विद इन सबऑर्डिनेट्स, जो भी आपके सुपीरियर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अच्छे कनेक्शन बनाते हैं, उनके साथ उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको लीड करते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। वो कहीं पे भी अगर फंसते हैं तो अपने सुपीरियर के पास जाके गाइडेंस ले सकते हैं कि काम कैसे करना है, कैसे एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉम्प्टिंग, लीडरशिप, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के। नर्चरिंग डिसिप्लिन, अगर टॉप लेवल वाले खुद डिसिप्लिन में रहेंगे तो अभी वो मिडिल को लोअर को बोल सकें डिसिप्लिन रहने के लिए। ठीक, तो इसलिए सब सुपरवाइजर को डिसिप्लिन में खुद मेंटेन भी रहना पड़ता है, और साथ ही साथ उनको नीचे सबऑर्डिनेट्स को भी गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है डिसिप्लिन में रहने के लिए। ठीक है, और ये क्या है, पीपल्स की, ये एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इफेक्टिव वे में इंप्रूव करने में हेल्प करता है। लास्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल डायरेक्टिव में क्या आता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एम्प्लॉय। हम क्या करते हैं इसमें, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके, उनको गाइड करके, उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। एग्रीमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यूनिफिकेशन ऑफ कमांड, हम ध्यान रखते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनको एक ही सुपरवाइजर कमांड दे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि नीचे एक एम्प्लॉय है, उसको कभी कोई बॉस आके ऑर्डर दे रहा है, कभी कोई बॉस आके ऑर्डर दे रहा है, कभी कोई बॉस आके ऑर्डर दे रहा है, तो उसको पता ही नहीं कि पहले कौन सा काम करना है। ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत गलत होता है। इसमें कभी कर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट काम रह जाता है। रिलेवेंट टेक्निक ऑफ डायरेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ मैनेजर, यूजिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो वही हो गया कि आपने जो प्रॉपर आपने सेटअप बनाया हुआ है स्ट्रक्चर वे में वो चलेगा। कभी कभी इनफॉर्मल्स जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मान लो कि आपके दो एम्प्लॉई हैं, वो साथ में ही एक जगह से आते हैं, तो वो एक कारपूल करके एक साथ ही ऑफिस आते हैं, ऑफिस से जाते हैं, भले ही अब क्या है कि एक उससे दो पोस्ट सीनियर है, लेकिन फ्रेंडशिप हो जाती है, वो अपने डिपार्टमेंट की बातें यहाँ शेयर करता है, वो तो ये इनफॉर्मल एक तरह से उनका वो बन जाता है ग्रुप, कि तीन चार लोग हैं, दो लोग हैं, उनका इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है। फॉर्मली उनको आपस में लेना नहीं है, वो एचआर में है, वो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल भी रहते हैं कई चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, फॉलो अप, जो भी चीजें सुपरवाइजर गाइड कर रहा है तो उसको टाइम टू टाइम उसको फॉलो अप भी लेना है कि जो उसने समझाया वो समझ आया नहीं आया। ठीक, वो उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है सबऑर्डिनेट। ठीक, तो चीजों का टाइम टू टाइम फॉलो अप लेना भी डायरेक्टिंग का ही प्रिंसिपल है। ठीक है, आज हमारा यूनिट 6 खत्म होता है।
कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी आपके दोस्त इग्नू से एमबीए कर रहे हैं उनके साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करना। बाकी कोई अलग से स्पेसिफिक डाउट है तो नीचे कमेंट में मार्क कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ले आऊँगा, कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में सॉल्व हो पाए तो मैं वो भी कर दूँगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।